हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये है सेकंड पार्ट। हम लोग पढ़ रहे थे रीडिंग नंबर 22 अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट्स। इस सेकंड पार्ट में हम लोग बैलेंस शीट से रिलेटेड काफी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां हासिल करेंगे। मैं आपको पहले ये सूचना दे देना चाहता हूं, पहले ये इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं दैट जितना भी चीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो और भी डिटेल्स में कवर्ड है इवन इन लेवल 1 इन द सब्सिक्वेंट रीडिंग्स। तो हम वहां जाकर के एकदम डिटेल में पूरे मन लगा करके पढ़ेंगे ही। यहाँ पे जो कुछ भी कवर्ड है वो सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इनटू द ऑल काइंड्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दैट आर देयर इन द बैलेंस शीट। दैट्स इट। क्लियर है? तो अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग बैलेंस शीट में एक एक करके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज पे चर्चा। सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे लर्निंग आउटकम ई में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात हो रही है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात शुरू करते ही मैं करंट एसेट्स पे जिक्र करना शुरू करता हूं। करंट एसेट्स में पहला लिक्विडिटी के हिसाब से पहला जो हमने नाम लिखा है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ऑब्वियसली इसमें कैश एंड बैंक तो आता ही है, इसके अलावा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं इसमें। जहां तक बात है लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनके ना 3 फीचर्स आपको दिए गए हैं। ये 3 फीचर्स में पहला है नियर मैच्योरिटी, यानी कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट की है और ये बहुत जल्द मैच्योर होने वाले हैं। ये नियर मैच्योरिटी का मतलब होता है 90 डेज या फिर लेसर। हालांकि ये चीज लिखी हुई नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट 90 डेज और लेसर इज कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 2, सिंस यहाँ पे मेच्योरिटी के काफी करीब होते हैं ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, इसीलिए इनमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी काफी इनसिग्निफिकेंट होती है। इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आपको फिक्स्ड इनकम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब तक फिक्स्ड इनकम कवर नहीं होगा तब तक समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा यहाँ पे। जब हम फिक्स्ड इनकम पढ़ेंगे तब आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा ये सब। So second point is interest rate risk is insignificant for liquid instruments, and third, these are either valued at amortized cost or are valued at fair value. जहां तक बात है amortized cost का, तो उसका भी अगेन पूरा क्लियर कट एग्जांपल मैं आपको दूंगा लॉन्ग लिव्ड एसेट्स में भी, और थोड़ा बहुत शायद मैं आपको एग्जांपल दूंगा इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वाले चैप्टर में। तो उसमें हम लोग क्लियर कट बात करेंगे, बट यहां पे बस इतना समझ लो दैट amortized cost is basically something similar to WDV concept, something similar to carrying cost। और वहीं पे fair value is valuing any particular asset at their current market price। तो यहाँ पे वैल्यूएशन अलग अलग लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग अलग हो सकती है। इसको भी हमने लिमिटेशंस में पढ़ा था बैलेंस शीट के, दैट आर न्यूमरस वैल्यूएशन बेसिस यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट क्लासेस। तो वही चीज है सर, यहाँ पे लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स के 3 प्रॉपर्टीज निकल करके हमारे सामने आते हैं। नंबर 1, दीज आर नियर मैच्योरिटी। नंबर 2, द इंटरेस्ट रेट रिस्क इज इनसिग्निफिकेंट। एंड नंबर 3, दीज आर ईदर वैल्यूड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और एट फेयर वैल्यू। क्लियर? आगे आइए मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे बात करते हैं। तो नंबर 1, ये फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, यानी कि ये या तो स्टॉक्स होंगे या फिर में ये बॉन्ड्स होंगे या फिर में बिल्स होंगे, उस टाइप की चीज होगी। आपको शायद स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। क्लियर है? स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। सो फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है सर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, और भी चीजें होती है इसमें। सेकंड है एग्जांपल्स, आप देख ही पा रहे हो, ट्रेजरी बिल्स, नोट्स, बॉन्ड्स, इक्विटी, इन सब का बात है। जो मैंने लिखा था वही एग्जांपल्स यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो। करंट एसेट्स में आगे बढ़े तो अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि आपके डेटर्स की बात निकल करके आ रही है, और इसके अलावा इसके साथ में अलाउंस फॉर बैड डेट, जिसको इंडिया में पॉपुलरली हम लोग पीवीडीडी अकाउंट बोलते हैं या फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बोलते हैं। इसी के 2 नाम आप देख पा रहे हो, डेटर्स बिकम्स अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पीबीडीडी बिकम्स अलाउंस फॉर बैड डेट। यहां पे अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट निकल करके आ रहा है वो ये है दैट इट इज रिपोर्टेड एट एनआरवी। अब ये रिपोर्टेड एट एनआरवी क्यों है, उसका कारण ये है कि जब आप अकाउंट्स रिसीवेबल को शो करते हो तब आप बैलेंस शीट में उसकी ग्रॉस वैल्यू तो लेते हो, ग्रॉस वैल्यू लेकर के उसमें से जो अलाउंस वाला पार्ट है वो डिडक्ट कर देते हो। माइंड इट, ये अलाउंस फॉर बैड डेट जो है ये एक कॉन्ट्रा अकाउंट है। दिस इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट अगेंस्ट एन एसेट एंड दैट एसेट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। इसका मतलब जैसे जैसे अलाउंस और बैड डेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके ग्रॉस में से अमाउंट डिडक्ट होती जाएगी एंड योर नेट रिपोर्टेड वैल्यू विल बी लोअर।
सिंस यहाँ पे आपने वैल्यू में से कोई चीज घटाई है, ग्रॉस को नेट बनाया है, इसीलिए यहाँ पे रिपोर्टेड एट एनआरवी का इतना सिग्निफिकेंस है। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर कभी भी ऐसा हो जाए आपके साथ कि आपके किसी डेटर ने एक्चुअल में बैड डेट कर दिया, जब आपका एक्चुअल बैड डेट होगा उस समय आपको अपने ग्रॉस वैल्यू को तो डिडक्ट करना ही है, इसके अलावा जो अलावेंस वाला पार्ट था उस डेटर के संबंधित आपको उसको भी डिडक्ट करना होगा। ये क्या है, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि सपोज करो आपको मेरे से 500 रुपए पाने थे, आपको लग रहा था कि शायद गौरव भैया नहीं देंगे, तो आपने ऑलरेडी 200 का एक अलावेंस क्रिएट करके रखा था। दैट मीन्स नेट वैल्यू बुक्स में कितनी थी, 300। अब जब आपका एक्चुअल में बैड डेट हो गया तब आपका लॉस 300 का है, मैं मानता हूं, क्योंकि आपने बुक्स में ऑलरेडी 200 रुपए का तो लॉस रिकॉग्नाइज किया था इन फॉर्म ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट। बट ये 300 राइट ऑफ करने से आपका काम चलेगा नहीं, सिंस बुक्स में ये दो वैल्यूज हैं आपके सामने, एक है 500 एक है 200, तो आपको इन दोनों को राइट ऑफ करना पड़ेगा। जैसे ही आप इन दोनों वैल्यूज को राइट ऑफ करोगे 300 अपने आप राइट ऑफ हो जाएगा। That means whenever an actual bad debt occurs, you will have to write off both your accounts receivable as well as your allowance for bad debt. Again, an important point here. मेरे ख्याल से वो बेटर कनेक्ट करेंगे जिनको अकाउंट्स पहले से थोड़ा बहुत आता है। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड को अगेन थोड़ा सा इशू होगा इस चीज को समझने में, बट देन अगेन मैं जो शुरुआत में बोला था आपको एफआरए में थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्किल का दरकार है, वो मैं अज्यूम कर रहा हूं, एंड उसी वजह से मैंने इसको और ज्यादा एलैबोरेट नहीं किया, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी वेरी बेसिक। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज की बात करते हैं सर। इन्वेंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो इन्वेंट्री के डेफिनेशन में तीनों चीजें आ जाती हैं। आरएम स्टैंड्स फॉर रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी इज फॉर वर्क इन प्रोग्रेस एंड एफजी इज फॉर फिनिश्ड गुड्स। यहां पे जब आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करें तो मेक श्योर आप इन तीन चीजों को उस वैल्यूएशन में लें। नंबर 1 इन्वेंट्री खरीदने का परचेज कॉस्ट, नंबर 2 अगर उस रॉ मटेरियल को आपने हल्का फुल्का अगर कोई कन्वर्जन किया तो उस कन्वर्जन के लिए जो खर्चा लगा वो भी आपको इन्वेंट्री के कॉस्ट में कैलकुलेशन में लेना है। इसके अलावा अदर नेसेसरी कॉस्ट जो होंगे वो भी लेने पड़ सकते हैं। ये अदर नेसेसरी कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होते हैं जो इन्वेंट्री को या तो प्रेजेंट लोकेशन में या प्रेजेंट सिचुएशन में लाने के लिए यूज होता है। क्लियर है सर? यहां पे आपको अदर नेसेसरी कॉस्ट में वो लेना है जो आपको प्रेजेंट लोकेशन या प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए काम आता है। एग्जांपल दे सकता हूं मैं, सपोज करो आपने रॉ मटेरियल मार्केट प्लेस से खरीदा, लेकिन आपको अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ गया, तो ये सर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी जो है ये भी आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में लोगे, बिकॉज दिस इज दैट नेसेसरी कॉस्ट विच वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन विच इज फैक्ट्री। तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको भी कंसिडर करना होगा। सेकेंड पॉइंट इज एक्सक्लूड। आपको कौन कौन से खर्चों को एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड करना है, वो है एबनॉर्मल वेस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड्स। मैं आपको बता दूं स्टोरेज कॉस्ट पे मैंने एक एस्ट्रिक मार्क किया है क्योंकि एक ऐसा एग्जांपल मेरे पास में है जहां पे स्टोरेज कॉस्ट को आप पार्ट ऑफ परचेज कॉस्ट या फिर पार्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट कंसिडर करते हो। दैट मींस आप उसको एक्सक्लूड नहीं करते हो, रादर इंक्लूड करते हो। उसका एग्जांपल होगा सर वाइन। सर वाइन जो होता है ना उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको नेसेसरीली उसको स्टोर करना पड़ता है। द मोर यू स्टोर द बेटर द वैल्यू बिकम्स फॉर वाइन। वाइन क्या, सारे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो ऐसे में स्टोरेज कॉस्ट इज एक्चुअली अ नेसेसरी कॉस्ट टू ब्रिंग अवर इन्वेंट्री इनटू द प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट सिचुएशन, तो वो अदर नेसेसरी कॉस्ट में आ जाएगा। ये कुछ ही एक्सेप्शंस में वर्क करता है, ज्यादातर केसेस में स्टोरेज कॉस्ट देखने पे आपको एक्सक्लूड करना है, एबनॉर्मल वेस्ट देखने पे आपको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने का मतलब है आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में उसको लेने का दरकार नहीं है। नॉर्मल वेस्टेज होने पे लेकिन इंक्लूड करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप लिख भी ले प्लीज कहीं पे, अगर आपने इसका प्रिंट आउट लिया है तो प्लीज इसमें लिख ले दैट नॉर्मल वेस्टेज को भी आपको इसमें गिनना होता है। नॉर्मल वेस्ट जगह नहीं है मेरे पास लिखने का, मैं लिखता इंक्लूडेड। क्लियर सर?
मैं फिर से दोहरा देता हूं, आप यहाँ पे परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर नेसेसरी कॉस्ट को तो टोटल कर ही रहे हो, बट इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल कॉस्ट है तो उसको भी आप ले रहे हो, नॉर्मल वेस्टेज है तो उसको भी आप ले रहे हो। क्या क्या एक्सक्लूड कर रहे हो? तो आप एक्सक्लूड कर रहे हो सर एबनॉर्मल वेस्टेज, आप एक्सक्लूड कर रहे हो स्टोरेज कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स। मैंने स्टोरेज से संबंधित एक एक्सेप्शन दिया आपको, वो था वाइन। थर्ड जो पॉइंट उठ करके आ रहा है वो है सर, दो तरह के मेथड्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं। एक मेथड होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक मेथड होता है रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है सर। आप जब भी किसी प्रोडक्ट को रेडी करते हो ना, आपको पहले से उसके स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चल जाते हैं। जैसे कि क्या, मैं समझाता हूं आपको। सपोज करो अगर मैं ये माउस प्रोड्यूस कर रहा हूं, इस माउस को बनाने के लिए मेरे को स्टैंडर्ड रूप में पता है कि मेरे को 100 रुपए का, सपोज करो इसके ऊपर में जो प्लास्टिक मटेरियल है वो लगेगा, फिर इसके अंदर में कुछ सर्किट बोर्ड है वो 25 रुपए का आएगा सपोज करो, और इसके अलावा थोड़ा बहुत और अदर मिसलेनियस स्टफ है वो 25 रुपए का और पड़ेगा। तो ये पूरा माउस रेडी हो जाएगा 150 रुपए में। सपोज करो ये मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट का कैलकुलेशन आ गया। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी माउस प्रोड्यूस होंगे मेरे फैक्ट्री में, उन सभी माउस की वैल्यू को 150 पकड़ लूंगा। नाउ हियर वी हैव वैल्यूड आवर इन्वेंटरी यूजिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। वहीं पे रिटेल मेथड इज अगेन अ वेरी सिंप्लीफाइड मेथड। यहाँ पे आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इस तरह करते हैं कि आप एमआरपी देखते हैं कि सपोज करो ये 500 रुपए का माउस है और इस पे जो मार्जिन है वो है सपोज करो 100%। तो आप 100% इसका जो मार्जिन है, 100 कैसे हो सकता है, 50 होगा, 50%। सपोज करो मार्जिन है 50%, तो आप मान लोगे कि भैया एमआरपी थी इसकी 500 लेकिन इसकी मार्जिन है 250। दैट मींस इसका जो कॉस्ट है वो है 250। और वो आपने कैलकुलेशन कैसे की? यू अप्लाइड दिस फॉर्मूला एमआरपी माइनस ग्रॉस मार्जिन। गॉट द पॉइंट सर? एमआरपी माइनस ग्रॉस मार्जिन। नेक्स्ट फाइनल वैल्यूएशन, कौन से मेथड्स किस किस IFRS और यूएस गैप में क्या क्या अलाउड है। तो सर ये है वैल्यूएशन अंडर IFRS में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर का हिसाब किताब है, और वहीं पे वैल्यूएशन अंडर गैप में कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर का हिसाब किताब है। जहां तक बात है ये मार्केट क्या होता है, ये एनआरवी क्या होता है, इन सब पे हम लोग खुल के चर्चा करेंगे इन्वेंट्रीज वाले चैप्टर में। यहाँ पे मैं उस चीज को उठा के नहीं डाल रहा, नहीं तो अननेसेसरली हम लोग का टॉपिक बहुत ज्यादा ब्रॉडन हो जाएगा। सो ऑल यू नीड टू रिमेंबर हियर इज कि IFRS अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वैल्यूएशन आपको करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और अगर आप गैप फॉलो कर रहे हो तो आपको वैल्यूएशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर। अदर एसेट क्लासेस में आप एक देख रहे हो प्रीपेड एक्सपेंसेस का जिक्र और दूसरा देख रहे हो DTA का जिक्र विच इज डेफर्ड टैक्स एसेट्स। Deferred tax assets generate तब होते हैं when taxes payable is more than income tax expense। इसका मतलब अगर आपने बुक्स में दिखाया था कि मेरे को 200 करोड़ का टैक्स पेमेंट करना चाहिए लेकिन you ended up paying 250 crores to the government, then this 50 crores will be recovered in the future time and this is known as DTA। अगेन खुल के चर्चा करेंगे इनकम टैक्सेस वाले रीडिंग में, यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके अदर करंट एसेट्स होते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखने का है। तो दैट वाज इट अबाउट करंट एसेट्स। हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स करंट लायबिलिटीज आई बिलीव। यस, करंट लायबिलिटीज की अगर मैं जिक्र करूं तो यहाँ पे आप पहला नाम देख रहे हो अकाउंट्स पेबल, जिसका मतलब हो गया आपका क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को मिला करके हम लोग अकाउंट्स पेबल का नाम देते हैं। नंबर 2 इज नोट्स पेबल, ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। एंड इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स के जो करंट पोर्शन होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म पोर्शन का जो हिस्सा आपको 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है, दिस कुड इंक्लूड बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज अपना कूपन पेमेंट्स। तो उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में गिनेंगे एंड दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस और अक्रूड लायबिलिटीज, ये सभी एक ही चीज के नाम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वेजेस वगैरह, इन सब का जरूर आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा। इसके अलावा अनअर्न्ड रेवेन्यू, इसका मतलब रेवेन्यू आपको मिल गया या फिर सॉरी रेवेन्यू मिला नहीं, आपने सेल कर दिया लेकिन अभी तक आपको पैसे मिले नहीं। अनअर्न्ड रेवेन्यू या फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर,
अगेन माय बैड, एडवांस फ्रॉम कस्टमर एंड अर्न रेवेन्यू में ये होता है दैट आपने कस्टमर को सेल नहीं किया पर कस्टमर का कोई एडवांस आपके पास में जमा है, कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए, तो ऐसे में इट बिकम्स योर लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में आपको उनके पैसे के बदले उनको कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज देनी पड़ेंगी। बट फिर भी ये अच्छी ही बात है मेरे हिसाब से, अनअर्न्ड रेवेन्यू इज नॉट एन एक्चुअल लायबिलिटी, इट्स नॉट एन एक्चुअल ऑब्लिगेशन, क्योंकि यहाँ पे फायदे की बात है, इसलिए नोट में यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है दैट अनअर्न्ड रेवेन्यू डज नॉट रिक्वायर अ फ्यूचर आउटफ्लो, तो उसको आपको एक रेवेन्यू ग्रोथ के नजर से देखना चाहिए, एक ऑब्लिगेशन के नजर से नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सर, नॉन करंट एसेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इज पीपीई विच इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगेन इस पे भी सर लॉन्ग लिव्ड एसेट में पूरे डिटेल में चर्चा होने वाली है, पूरे सेगमेंट पे मैं ऊपरी बात करूंगा। नंबर 1, सबसे पहले मेथड्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, तो सर आईएफआरएस बोलता है कॉस्ट या फिर रीवैल्यूएशन मेथड में से कुछ भी यूज कर लो, गैप बोलता है सिर्फ कॉस्ट मेथड परमिटेड है। इसका मतलब अगर मैं रीवैल्यूएशन मेथड की बात करूं तो उसमें आईएफआरएस की परमिशन है लेकिन गैप की परमिशन नहीं है। गॉट द पॉइंट सर, रीवैल्यूएशन मेथड में आईएफआरएस की परमिशन है लेकिन गैप की परमिशन नहीं है। दूसरा, अगर टैंजिबल एसेट्स की हम बात करें तो उनमें लैंड को छोड़ के जितने भी टैंजिबल एसेट्स होते हैं उन सबको आपको हर साल डेप्रिशिएट करना पड़ता है। ये आई होप आपको जानकारी पहले से थी। नेक्स्ट है सर इनटैंजिबल एसेट्स, यानी कि गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरह वगैरह। यहां पे सर 3 तरह के इंटैंजिबल्स का जिक्र है। नंबर 1 है फाइनाइट लिव्ड, यानी कि ये वो इंटैंजिबल्स हैं जो कुछ समय तक आपके साथ हैं और उसके बाद में इनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। बेस्ट एग्जांपल वुड बी पेटेंट। आप जब कोई सपोज करो अपने प्रोडक्ट को, या फिर मैं सपोज करो अपनी कोई डिजाइन को, या फिर सपोज करो अपने कोई ड्रग को, ड्रग मतलब मेडिसिन को आपने पेटेंट करा दिया, तो सर वो आजीवन के लिए पेटेंट नहीं होता। यू गेट अ 10 ईयर पेटेंट और 15 ईयर और 25 ईयर पेटेंट, उसके बाद में नहीं मिलेगा आपको पेटेंट। दैट मीन्स वो इंटैंजिबल एक नियमित समय के लिए है, एक गिना चुना पीरियड के लिए है, एंड दैट इज व्हाई दैट काइंड ऑफ इंटैंजिबल बिकम्स अ फाइनाइट लिव्ड इंटैंजिबल एसेट। इस तरह के एसेट को आप अमोर्टाइज भी करते हो और इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट भी करते हो साल में कम से कम एक बार। अमोर्टाइजेशन इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, बट इंपेयरमेंट क्या है उसको समझने के लिए आपने थोड़ा बहुत इनकम स्टेटमेंट में पढ़ा होगा, मैं अभी फिर से रिपीट कर देता हूं वैसे कि सर जब सपोज करो कोई एसेट है जिसको आपने 100 रुपए में खरीदा और बाद में उसको आपने अमोर्टाइज कर दिया या डेप्रिशिएट करके उसको 80 रुपीज पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उस एसेट की फेयर वैल्यू 80 भी नहीं है, इट इज इनफैक्ट 50, तो आपके पास में एक और ऑप्शन होता है कि आपने अमोर्टाइजेशन तो किया ही 20 रुपए का, आप 30 रुपए का और ऊपर से इंपेयरमेंट भी कर सकते हो। ये इंपेयरमेंट करने से आपके जो एसेट की वैल्यू है वो अपने फेयर वैल्यू के एकदम नजदीक आ जाएगी, विच विल मेक योर बैलेंस शीट मच मोर रिलायबल। ये काम आप करते हो और इसमें जो पहला हिस्सा था वो था अमोर्टाइजेशन यानी कि 20 रुपए का, ये तो नियम से होता है, पर अगर आपको लगता है कि आपकी कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू में अंतर है तो आप इंपेयरमेंट का भी सहारा ले सकते हो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। अगेन इस पे खुल के चर्चा होगी इन द फ्यूचर रीडिंग्स, तो अभी मैं इधर ज्यादा देख नहीं रहा। नेक्स्ट है सर इनफाइनाइट लिव्ड एसेट्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल वुड बी गुडविल। तो सर गुडविल के केस में अमोर्टाइजेशन नहीं होती, लेकिन इंपेयरमेंट के लिए वो अभी भी साल में एक बार चेक होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अमोर्टाइजेशन तो नहीं होगा लेकिन इंपेयरमेंट होगा। नेक्स्ट है सर इंटरनली जनरेटेड एसेट्स, इंटरनली जनरेटेड इंटैंजिबल एसेट्स, यानी कि ये आपने अक्वायर नहीं किया, आप क्लेम कर रहे हो कि हमने इस एसेट को जन्म दिया है। इस तरह का एग्जांपल हो सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो सर इसमें ट्रीटमेंट अलग अलग है। कैप बोलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो भी खर्चा वो कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, आप सारा का सारा खर्चा एक ही बार में एक्सपेंस कर दो, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में डाल दो, बैलेंस शीट में कोई खर्चा नहीं जाना चाहिए। वहीं पे आईएफआरएस आपको ये बोलता है कि अगर खर्चा रिसर्च का है तो एक्सपेंडिचर में डाल दो, लेकिन डेवलपमेंट है तो आप उसको कैपिटलाइज कर दो। जहां तक बात है सर ये डेवलपमेंट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी चीज को लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है तो एक पॉइंट के बाद में आकर के फिजिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है।
इसका मतलब ये है कि सपोज करो मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा था, तो सॉफ्टवेयर बनाने के इनिशियल डेज में हमें पता नहीं होता है कि वो सॉफ्टवेयर बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। दैट फेज इज नोन एज रिसर्च फेज। उस रिसर्च फेज में जो भी खर्चा किया जाएगा वो सब एक्सपेंस हो जाएगा। वेर एज डेवलपमेंट फेज इज दैट फेज व्हेन यू नो कि अब अपना प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी है और ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएगा, चल जाएगा। उसके बाद किए हुए खर्चे को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट फेज, और डेवलपमेंट फेज में किए हुए खर्चों को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। क्लियर है? कैपिटलाइज करते हैं इनको। नेक्स्ट अप है सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ये है कि ये वो प्रॉपर्टी होती है जिनको आप या तो रेंटल इनकम के लिए या तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए यूज करते हो। इनफैक्ट यहाँ पे या वाला कोई फील नहीं है, यहाँ पे एंड है। इसका मतलब आप इससे रेंटल इनकम भी जनरेट कर रहे हो और कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको मिल रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी ऑब्वियसली रियल एस्टेट। अगर आपने एक फ्लैट खरीद के रख लिया और उसको भाड़े पे लगा दिया तो आपको रेंटल इनकम तो मिलेगा ही, इसके अलावा वो घर की जो वैल्यू बढ़ रही है उसको आप कैपिटल एप्रिसिएशन में भी अचीव करेंगे। सेकेंड पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि अगर आप IFRS फॉलो करते हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आप या तो कॉस्ट मेथड से कर सकते हो या फिर फेयर वैल्यू मेथड से कर सकते हो। याद रखिएगा बस कौन कौन से मेथड्स है यहाँ पे, डिटेल्स नॉट कवर्ड। फाइनल पॉइंट है सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो रिपोर्ट होते हैं या तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे या फिर पे फेयर वैल्यू पे। और फेयर वैल्यूएशन में जब भी कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस दो जगह जा सकते हैं, या तो वो जाएंगे PL अकाउंट में या तो जाएंगे OCI में। OCI स्टैंड्स फॉर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये दो सोर्सेज हैं जहां पे आपका फेयर वैल्यू का जो चेंज आएगा वो जाएगा। फेयर वैल्यू चेंज विल गो ईदर इन OCI और इट विल गो इन इनकम स्टेटमेंट यानी कि PL अकाउंट। तो ये दो तरह से आप इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, दूसरा फेयर वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से, या तो PL के थ्रू या तो OCI के थ्रू। मेरे को मालूम है ये थोड़ा सा अभी ट्रिकी आपके लिए समझना, क्योंकि ज्यादा फील नहीं आया। तो सर ये अगेन यहाँ पे डिटेल में कवर्ड नहीं है, हम आगे और डिटेल में कवर करेंगे, सो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। नेक्स्ट आया सर अपना नॉन करंट लायबिलिटीज। टॉकिंग ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पे हम लोग लोन्स की बात कर रहे हैं। लोन्स को या तो फेस वैल्यू पे रिपोर्ट किया जाता है या तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिपोर्ट किया जाता है। नंबर 2, नोट्स या फिर बॉन्ड्स पेबल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रिपोर्ट होते हैं। और अगर आपने कोई स्टॉक को शॉर्ट किया या डेरिवेटिव्स में कोई पोजीशन लिया तो उसको फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट किया जाता है। अगेन मैं आपको बता दूं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की बात अगर आप नहीं समझ रहे हो तो नॉर्मल है, अगर आप फेयर वैल्यू की पॉइंट नहीं समझ रहे हो तो भी नॉर्मल है। हम इन सब चीजों को कवर करेंगे आगे, तो अभी चिंता मत कीजिए। फाइनली नॉन करंट लायबिलिटी में एक और पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं DTL। जैसे होता है DTA वैसे ही होता है DTL। यहाँ पे ये टैक्सेस पेएबल अगर इनकम टैक्स पेएबल से कम हो जाए तो DTL जनरेट होता है, इसका उल्टा होने पे DTA जनरेट होता था। अगेन इनकम टैक्सेस वाली रीडिंग में इसको ढंग से हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वी जंप ऑन टू लर्निंग आउटकम F, जहां पे मैं शेयर होल्डर्स इक्विटी से जुड़े हुए कुछ मेजर कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। नंबर 1 है ओनर्स इक्विटी। तो सर ओनर्स इक्विटी के बारे में हम ये डेफिनेशन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, दैट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। करेक्ट है ना सर? इसका मतलब इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ द फर्म एंड दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर। नंबर 2 है सर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। तो सर इंडिया में जो लोग पेड अप कैपिटल जानते हैं, पेड अप कैपिटल मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोलती है कि भाई पैसे भरो, तो जितने रुपए कंपनी मांगती है लोग उतना ही रुपए भरते हैं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि 10 रुपए का शेयर रहा हो लेकिन कंपनी ने 8 रुपए ही क्लेम किए अभी तक लोगों से, तो वो जो 8 रुपए हैं उसे हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे सर? पेड अप कैपिटल। ऑल्दो फेस वैल्यू 10 रुपए की है लेकिन जो पेड अप है वो कितना माना जाएगा? 8, क्योंकि कंपनी ने 8 रुपए ही लोगों से मांगे और 8 रुपए ही उनको मिले। इसे हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं या फिर में कंट्रीब्यूटेड कैपिटल बोलते हैं। नंबर 2 है पार वैल्यू, जिसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, यानी कि ये जो 10 रुपए आप यहां देख रहे हो ये है अपना फेस वैल्यू। दिस इज नॉट द फेयर वैल्यू, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट अप है एडिशनल पेड इन कैपिटल। ये है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर शेयर प्रीमियम।
बहुत सिंपल है, अगर 10 रुपए के शेयर को आप 50 रुपए में इशू कर रहे हो तो इसमें से 50 रुपए में से 10 रुपया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में और बाकी 40 रुपया जाएगा आपका शेयर प्रीमियम में या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में। इसी को हम लोग एडिशनल पेड इन कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट अप है अमोर्टाइज्ड शेयर, सॉरी ऑथराइज शेयर्स। ये ऑथराइज शेयर्स उतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है। हर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन होता है कि कंपनी के कितने शेयर्स ऑथराइज्ड हैं। इस ऑथराइजेशन के लिए इंडिया में एमसीए से आपको परमिशन भी लेनी होती है। ये नंबर ऑफ शेयर्स को हम बोलते हैं ऑथराइज शेयर्स। नेक्स्ट है इशूड। इशूड होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली इशूड एंड सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कंपनी का जितना ऑथराइज शेयर्स है उतना ही कंपनी इशू करे। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 100 शेयर्स ऑथराइज्ड हैं लेकिन उसमें से हमने सिर्फ 50 इशू किए, तो इस केस में हमारे ऑथराइज शेयर की वैल्यू होगी 100 लेकिन इशूड शेयर्स की वैल्यू होगी 50। आउटस्टैंडिंग शेयर्स की मैं बात करता हूं तो सर आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं इशूड शेयर्स माइनस ट्रेजरी स्टॉक। इशूड शेयर्स माइनस ट्रेजरी स्टॉक्स, इसका मतलब अगर कंपनी ने 50 शेयर इशू किए उसमें से 10 को कंपनी ने वापस रीअक्वायर कर लिया और अभी तक उसको कैंसिल भी नहीं किया, उसे बोलते हैं ट्रेजरी स्टॉक। आगे पढ़ेंगे और भी, तो हम लोग का जो फिगर आएगा 40 उसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग शेयर्स। समझ में आ गया सर? गुड। प्रेफर्ड स्टॉक को प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अप इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है। सपोज करिए एक पेरेंट कंपनी है, क्लियर है, और एक सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स की वैल्यू सपोज कीजिए 100 करोड़ है। कितना है? 100 करोड़। और पेरेंट ने सब्सिडरी को 60% खरीदा हुआ है। तो होता यह है कि पेरेंट को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है जिसमें पूरे के पूरे 100 करोड़ को उनको अपने एसेट्स में क्लब करके दिखाना पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट कंपनी पूरे 100 करोड़ को अगर अपने बैलेंस शीट में जगह दे दे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट कंपनी के पास तो सिर्फ 60% शेयर्स हैं। तो ऐसे में 100% इंटीग्रेशन तो होगा बट उसमें से 40% फिर अलग से माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम पे एक लायबिलिटी दिखा दी जाएगी। इसका मतलब बहुत आसान है, rather than showing 60 crore in your assets, show 100 crores in your assets and then deduct 40% of that, which is 40 crores in the liability, so that net asset 60 करोड़ ही रिकॉर्ड हो। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड कभी फुर्सत में बताऊंगा मैं ये, क्लियर है? बट अभी के लिए आपका काम हो जाएगा। दिस इज द प्रो रेटा शेयर, इसका मतलब जो 60% की मैं बात कर रहा था ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी दैट इज नॉट होली ओन्ड बाय द पेरेंट, यानी कि ये 60 नहीं होगा, ये 40 हो जाएगा। फिर ये वो हिस्सा है जो पेरेंट के पास में नहीं है। सिंस पेरेंट के पास में 60% था तो 40 उसके पास नहीं था एंड दैट बिकम्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर सर रिटेन अर्निंग्स को हमने रिजर्व एंड सरप्लस का नाम दिया हुआ ही है अपने इंडिया में। ट्रेजरी स्टॉक यहाँ पे बोल दिया गया है, ये वो स्टॉक है जो कंपनी ने बाईबैक तो कर लिया लेकिन अभी तक कैंसिल नहीं किया है। बाईबैक हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, इसे हम बोलते हैं ट्रेजरी स्टॉक। और इस ट्रेजरी स्टॉक पे ना ही डिविडेंड मिलता है ना ही इस पे कोई वोटिंग राइट होता है, विच इज फेयरली लॉजिकल एज वेल, क्योंकि ये शेयर्स कंपनी के पास में खुद के पास में आ गया है और कौन खुद को ही डिविडेंड या फिर वोटिंग राइट्स देता है। नेक्स्ट आया सर अक्यूमुलेटेड ओसीआई। अगर आपने ढंग से पढ़ा है इनकम स्टेटमेंट को तो आप ऑलरेडी जानते हो ओसीआई क्या है। और ओसीआई में दो तरह से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं या नहीं होते एक्चुअली। इक्विटी में जो जो चेंजेस आए वो सभी ओसीआई में रिफ्लेक्ट करते हैं एक्सेप्ट फॉर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। नंबर 1 जो इनकम स्टेटमेंट के रूट से पहुंचे, नंबर 2 जो शेयर होल्डर्स डायरेक्टली पहुंचा दे। इनको छोड़ करके अगर इक्विटी में कोई भी बदलाव आता है तो वो सभी चीज अक्यूमुलेटेड ओसीआई के थ्रू जाता है। एंड फाइनली इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी विच इज वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे आप ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ जो कैपिटल होता है, जो इक्विटी होता है, उसको रिकंसाइल करते हो एंड यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए वो सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं इस स्टेटमेंट में। सो दैट वाज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट जहां पे मैं आपको लर्निंग आउटकम जी और एच और जो भी बच गया वो सब कवर कराऊंगा।
विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज पढ़ते रहें एंड अपनी सेहत का ध्यान रखें। बाय बाय।